चलिए आज हम तीव्रता का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि किसी आवेशित वृत्ताकार वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी आवेशित वृत्ताकार वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न, यानी कि आवेशित वृत्ताकार वलय के कारण उसकी अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न। तो टॉपिक है जो हमारा आवेशित वृत्ताकार वलय की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है आवेशित वृत्ताकार वलय की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, जो हमारा वृत्ताकार वलय रहेगा वह कुछ इस टाइप रहेगा। अब दिखने में ये वृत्त आपको वृत्त की तरह दिख नहीं रहा होगा, बट ये वृत्त जो है वो इस प्रकार नहीं है। अगर वह वृत्त इस प्रकार रहता तो आपको बिल्कुल इस तरह दिखता। ये वृत्त कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार रखा गया है, यानी कि सामने से अगर कोई इस प्रकार किसी रिंग को, किसी वृत्त को अगर देखा जाएगा तो कुछ इस टाइप दिखेगा। अगर हम उसको तिरछा शायद इधर से देखेंगे तो हमें इस टाइप दिखेगा। तो वृत्ताकार वलय की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब वो वृत्ताकार वलय ही है ना। और ये वृत्ताकार वलय जो है आवेशित है। क्या है? आवेशित है। इसको ये कोई चालक है, ये कोई चालक ही है ना। और इस वृत्ताकार वलय की जो त्रिज्या है उस त्रिज्या को हम आर मान लेते हैं। क्या? इस त्रिज्या को हम आर मान लेते हैं। ये वृत्ताकार वलय ही है, इसको हम इस प्रकार नहीं देख रहे हैं, इस प्रकार देख रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा अंडाकार दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए इसके अक्ष पर हम तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसके सेंटर से हम एक लाइन खींचेंगे, इसके सेंटर से हम एक लाइन खींचेंगे और ये जो होगा हमारा इसके सेंटर से ही एक्स दूरी होगी ना, इसके सेंटर से ही एक्स दूरी होगी और यहीं पर हमें तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, अब यह आवेशित वृत्ताकार वाला है ना, इसको हम मान लेते हैं। तो कितना आवेश दिए हैं मान लेते हैं, इसको हम क्यू आवेश दिए हैं। पूरे वलय को मिलाकर कितना आवेश दिया गया है? क्यू आवेश दिया गया है। जब क्यू आवेश दिया गया है, ठीक है, जब इसको क्यू आवेश दिया गया है तो अगर हम देखा जाए तो हमारे पास जो सूत्र है तीव्रता निकालने का, वह सूत्र हमें एक बिंदु आवेश के कारण सूत्र है। और बिंदु आवेश के कारण जो सूत्र है तो E = 1/4πε0 Q/r² ना। तो हमें केवल यही सूत्र पता है ना। अभी हम केवल बिंदु आवेश के कारण सूत्र, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात करने का ही सूत्र हमें पता है। और यहाँ पर हम किसी वलय के कारण अगर तीव्रता हम ज्ञात करेंगे तो हमारे पास यह विधि, यह तरीका अभी तक हमें नहीं ज्ञात है कि किसी बिंदु आवेश को छोड़कर किसी और तरीके से तीव्रता हम ज्ञात करें ना। तो हम इसको क्यों आवेश दिए हैं, अगर हम इसको एक छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम इसको डिवाइड कर लें, अगर हम छोटे छोटे टुकड़े में अगर इस वलय को डिवाइड कर लें तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं वृत्ताकार वलय के कारण तीव्रता। अगर हम इसको छोटे छोटे पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड कर लें ना, तो हम एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं ना। इस वृत्ताकार वलय की जो परिधि हम मान लेते हैं, इसका वृत्ताकार वलय की परिधि क्या है? यल है ना। इसका वृत्ताकार जो इसकी पूरी परिधि है इसको हम मान लेते हैं क्या? तो वृत्त की लंबाई क्या है? यल है। अगर हम एक छोटा सा टुकड़ा अगर काटेंगे तो एक छोटा सा टुकड़ा क्या होगा? डीएल होगा। एक छोटा सा टुकड़ा क्या होगा? डीएल होगा। तब एक छोटे से टुकड़े के कारण अगर हम यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करेंगे तो ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटा सा एक लघु अवयव एक बिंदु के आकार का कार्य करेगा ना, क्योंकि ये आवेशित है पूरी की पूरी। क्या है?
ये वलय पूरी की पूरी क्या है, आवेशित है। जब ये वलय पूरी पूरी तरह से आवेशित है तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा डीएल यानी बहुत सूक्ष्म, तो एक बिंदु का आकार का कार्य करेगा। जब ये बिंदु का आकार का कार्य करेगा तो इसके कारण अगर मैं इस पर तीव्रता की अगर बात करें तो इस पर तीव्रता एक छोटे से अवयव के कारण इस पर जो तीव्रता होगी बहुत छोटा ही होगा, यानी कि डी ही होगा ना। क्या होगा, बहुत छोटा सा ही होगा, यानी कि डी ही होगा। तो यहाँ से ये दूरी क्या होगी बताओ, यहाँ से ये दूरी हम मान लेते हैं इस्तेमाल आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी हम मान लेते हैं क्या है, इस्तेमाल आ रहा है ना। क्योंकि किसी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर तीव्रता का सूत्र हमें ज्ञात है ना। अच्छा, अगर यहाँ पर डीएल है तो इसी प्रकार इसके बिल्कुल फ्रंट पर यानी कि यहाँ पर भी हम एक छोटा सा अवयव ले सकते हैं ना। यहाँ पर भी हम एक छोटा सा अवयव ले सकते हैं और वही छोटा सा अवयव यहाँ पर भी क्या होगा, डीएल होगा। इसके कारण यहाँ पर तीव्रता क्या होगी बताओ, अगर ये आर है तो ये दूरी भी क्या होगी, आर ही होगी ना। ये दूरी भी क्या होगी, आर ही होगी, समझना। अच्छा, अगर हम कोण की बात करें तो इसके बीच में न कुछ कोण होगा ना। इस कोण को अगर हम थीटा मानेंगे तो यहाँ पर भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। अगर इसको हम इस प्रकार इसकी दिशा तीव्रता की दिशा अगर हम इधर करें हैं तो इसकी भी तीव्रता की दिशा इधर होगी ना, इसकी भी तीव्रता की दिशा इधर होगी। अगर हम इसके अक्ष पर निकालें हैं तो इस अक्ष को आगे बढ़ा लेते हैं ना, तो ये इसका क्या हो गया, अक्ष हो गया। अच्छा, अगर ये थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होगा और ये थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होगा। बोलो इतना समझ में नहीं। चलिए फिर अब यहाँ पर देखिए, अगर ये आर है ये एक्स है तो अगर देखा जाए आर का मान अगर हम निकालें, यहाँ पर आर का मान अगर हम निकालें तो आर बराबर क्या होगा बताओ, कड़ी में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो सकता है ना, तो ये भी मान वही होगा ना। इस्तेमाल आर बराबर कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब किसी बिंदु आवेश कारण तीव्रता इतनी होती है तो अगर यहाँ पर छोटा सा अवयव हमने डीएल लिया है, अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा अवयव हमने डीएल लिया है तो अवयव डीएल लिया तो आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, क्यों आवेश दी है तो एक छोटे से पार्ट पर आवेश कितना हो सकता है, डीक्यू हो सकता है ना। एक छोटे से पार्ट पर आवेश कितना हो सकता है, डीक्यू हो सकता है। अगर हम टोटल को आवेश दिया है, टोटल वलय को आवेश हमने क्यों दिया है तो एक छोटे से पार्ट पर आवेश कितना होगा, डीक्यू होगा ना। तो डीक्यू के कारण यहाँ पर अगर हम तीव्रता की अगर बात करें, डीक्यू आवेश के कारण अगर यहाँ पर हम तीव्रता की बात करें तो कितनी तीव्रता होगी बताओ, यहाँ लिखेंगे डीक्यू आवेश के कारण, डीक्यू आवेश के कारण ना, पॉइंट हम मान लेते हैं पी ना, डीक्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता ना कितना होगा, डी होगा ना, कितना होगा, डी होगा। तो डी इक्वल टू कितना होगा बताओ, 1/4 क्यू बटे में, दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है तो आर स्क्वायर ना, तो कितना हो जाएगा बताओ, डी इक्वल टू 1/4 क्यू बटे में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो डी इक्वल टू कितना होगा, 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके कारण भी यहाँ पर होगा ना। अच्छा, तीव्रता की दिशा इधर है और इसकी भी तीव्रता की दिशा इधर हो, तो परिणामी अगर तीव्रता की हम बात करें, अगर हम परिणामी तीव्रता की बात करें तो परिणामी तीव्रता किधर होगी बताओ, परिणामी तीव्रता कहीं कहीं इसके बीच में होगी। अगर यहाँ से दूरी अगर ये सेम है, यहाँ पर दूरी जितनी है वही दूरी यहाँ पर भी है। अगर यहाँ पर हमने लघु अवयव डी क्यू मिला तो यहाँ पर भी लघु अवयव डी क्यू ही मिलेगा ना। लघु अवयव कितना मिलेगा बताओ, डी क्यू ही मिलेगा। अगर लघु अवयव डी क्यू मिलेगा, दूरी सेम है, आवेश भी सेम है, तो इसके कारण तीव्रता की दिशा इधर और इसके कारण तीव्रता की दिशा इधर, तो दोनों की तीव्रता की दिशा इस पॉइंट पर देखा जाए तो सेम ही होगा ना। परिणामी तीव्रता की अगर बात करें तो परिणामी तीव्रता क्या होगा बताओ, जितना ये दर्शाएगा उतना ये भी दर्शाएगा। तो परिणामी तीव्रता किधर जाएगी बताओ, 20 से होकर जाएगी ना। परिणामी तीव्रता 20 से होकर जाएगी तो कितनी 20 से होकर जाएगी, इसका भी तो हमें हल चाहिए। चलिए देखिए, अगर ये कोण है, समझिएगा, अगर ये कोण है तीव्रता से परिणामी तीव्रता और इसकी दिशा का, अगर हम यहाँ पर कुछ कोण डी क्यू कुछ कोण थीटा है तो परिणामी तीव्रता कितनी हो सकती है,
कितनी हो सकती है परिणामी तीव्रता, ये कैसे पता चलेगा, ये इसको इधर फोर्स कर रहा है, ये इसको इधर फोर्स कर रहा है, तो इसके लिए हमें घटक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो डी, अगर यहाँ पर अगर हम इस डी का अगर इसके अक्ष पर हमें तीव्रता निकालनी, इसकी अक्ष पर तीव्रता निकालनी है, तो ये इधर इसको फोर्स कर रहा है, ये वाला इधर इसको फोर्स कर रहा है, तो इसकी अक्ष पर अगर हमें तीव्रता निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटक करना पड़ेगा। तो इस डी का एक घटक यहाँ पर डी का थीटा आ जाएगा, तो डी का थीटा के लंबवत घटक यहाँ पर क्या जाता हो, डी साइन थीटा आएगा ना। अब यहाँ पर देखें तो डी इधर है, तो इसी डायरेक्शन में हमें डी का थीटा मिलेगा, तो इसके लंबवत यहाँ पर क्या मिलेगा बताओ, डी साइन थीटा मिलेगा। अब परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों, परिमाण में बराबर है ना, परिमाण में बराबर है और दिशा में अगर विपरीत है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। अगर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, डी का थीटा। अच्छा, यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये समझना है कि डी का थीटा ना इसके कारण मिला, तो डी का थीटा यहाँ पर क्यों नहीं लिखा गया ना, डी का थीटा मिलकर 2d का थीटा हो सकता है ना, ये दिमाग में आई होगी ना। अच्छा बताइए, क्या इस वलय पर, समझिएगा, क्या इस वलय पर क्या केवल यही दो कंपोनेंट मिलेंगे, क्या इस वलय पर केवल यही दो कंपोनेंट मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर कोई बिंदु आवेश लूंगा, तो यहाँ पर कोई बिंदु आवेश लूंगा, समझिएगा, यहाँ पर अगर कोई बिंदु आवेश लूंगा, यहाँ पर भी लूंगा, तो ये वाली देखा जाए तो दिशा इसी डायरेक्शन में चला जाएगा, बोलो जाएगा नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ पर अगर लूं, समझिएगा, अगर वलय ऐसे है, समझिएगा, वलय अगर ऐसे है ना, मुझे वहीं पर चलना है, तो यहाँ पर देखिएगा, खींचेंगे, यहाँ पर खींचेंगे, तो ऐसे ही देखा जाए। आप अगर समझने का प्रयास करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने हवा में कोई वलय खींचा है ना, अपोजिट डायरेक्शन, समझिएगा, तो हर एक का अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा, इमेजिन करिएगा, हर एक का अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा और हर एक का डी साइन थीटा कैंसिल होगा ना। तो कुल मिलाकर अगर इसमें देखा जाए तो बहुत सारे डी का थीटा आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, बहुत सारे डी का थीटा आएंगे और सब डी का थीटा के जो परिमाण होंगे सेम होंगे। बात समझ रही है, सबके जो डी का थीटा होंगे वो परिमाण क्या होंगे, सेम होंगे। जब परिमाण में सेम होंगे तो सभी को जुड़ने चाहिए, तो पता नहीं कितने आ जाएंगे, बात समझ, तो पता नहीं कितने आ जाएंगे, वो अनंत होंगे, अनंत आ जाएंगे, बात समझ, यन होंगे तो यन आ जाएंगे, बात समझ, 10 होंगे तो 10 आ जाएंगे, यही सवाल है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर देखिए, तो हमें परिणामी तीव्रता चाहिए, यहाँ पर कुल कितनी तीव्रता होगी वो हमें चाहिए। तो परिणामी तीव्रता के लिए क्या होगा बताओ, यहाँ पर लिखेंगे तब हम परिणामी तीव्रता ना, परिणामी तीव्रता, तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा E = इंटीग्रेशन डी का थीटा, इतना लिख सकते हैं, नहीं बताइए, E = परिणामी तीव्रता ही हमें चाहिए ना, यहाँ पर परिणामी तीव्रता ही चाहिए, तो जितने भी होंगे सबका हम क्या करेंगे बताओ, योग कर देंगे ना। अगर हम इसको, इस खंड को डी का मतलब कोई डी को पदों में यानी कि इंटीग्रेशन के पदों में अगर हमने खंड किया है, तो तीव्रता का योग भी तो इंटीग्रेशन के पदों में ही निकालेंगे ना। तो परिणामी तीव्रता E = इंटीग्रेशन डी का थीटा आ जाएगा। चलो तो इतना समझना है, E = इंटीग्रेशन डी का थीटा ना। बहुत सारे ऐसे हमें मिलेंगे तो उनका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, कटेगा, बाकी जो पी पर जो तीव्रता होगी वो एक ही डायरेक्शन में होगी ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबका क्या कर देंगे, योग कर देंगे। E = इंटीग्रेशन डी का थीटा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जो d का मान है हमारा, समझिएगा, जो d का मान यहाँ पर मैंने निकाला है ना, तो यहाँ पर देखिए E = क्या आएगा, इंटीग्रेशन d का मान आया 1/4πε0 q बटे में r² इंटू cos थीटा ना, क्या हो जाएगा, E = 1/4πε0 q बटा r² इंटू cos थीटा। यहाँ पर डी क्यू, चलिए ना, क्योंकि डी क्यू का अर्थ था, चलिए डी क्यू बटा में क्या हो जाएगा, r² इंटू cos थीटा। ये देखिए, ये क्या है हमारा
कांस्टेंट है। त्रिज्या क्या रहेगा बताओ, कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप ध्यान कीजिए ना इस पर ना, ओ आर क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा ना। यहाँ पर देखिए cos थीटा कोण भी क्या रहेगा, तब कांस्टेंट रहेगा ना। अब देखिए यहाँ पर cos थीटा, तो यहाँ पर देखिए 300 को क्या करेंगे हम, यहाँ बाहर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू कास थीटा इंटीग्रेशन डी क्यूब। क्योंकि ये तो कांस्टेंट नहीं है ना, ये तो कांस्टेंट नहीं है, ये तो हमारे बदल ही रहा है ना। हर एक जगह देखा जाए तो जो आवेश रहेगा उनके कारण तीव्रता वहां पर निकलनी ही है। चलिए अब क्या करेंगे, तो डी क्यू का जो इंटीग्रेशन आएगा हमारा, जो डी क्यू का इंटीग्रेशन आएगा वो इंटीग्रेशन हमारा क्या आ जाएगा बताओ, सब आवेश जुड़ जाएगा। इंटीग्रेशन डी क्यू का मतलब क्या, समेशन डी क्यू, सभी आवेश जुड़ जाएगा तो सभी आवेश जुड़कर क्यू ही बना लेगा, क्योंकि क्यू ही था। तो ई इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, क्या ना, तो cos थीटा बटे में क्या जाएगा आर स्क्वायर इंटू क्या जाएगा क्यू आ जाएगा, क्या जाएगा क्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा आर स्क्वायर cos थीटा, अगर cos थीटा का मान निकाले तो ये देखो क्या है हमारा आधार है, और ये वाला हमारा क्या है बताओ, ये वाला हमारा आधार है, ये वाला हमारा क्या है कर्ण है। अगर हम cos थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, आधार बटा कर्ण, आधार बोले तो ये कर्ण बोले तो आर, ये बटा आर आ जाएगा ना, ये बटा क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये बटा क्या है आर, यहाँ लिखेंगे ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा ना, और cos थीटा मान ये बटा आर इंटू क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा, ये बटा आर स्क्वायर, और cos थीटा का मान क्या है ये बटा आर ही है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, cos थीटा का मान ये बटा आर इंटू क्या आ जाएगा क्यू, तो हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स बटा आर क्यूब इंटू क्या आ जाएगा क्यू हो जाएगा। अब देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स बटे आर का क्यूब। तो यहाँ पर देखेंगे आर का मान क्या है, कॉर्डिंग आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना क्यू इंटू एक्स। यहाँ पर अगर वैल्यू रखेंगे तो कुल मिलाकर क्यूब है, तो यहाँ जाएगा करड़ी में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना का क्यूब करेंगे ना, तो हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स, यहाँ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात में 3/2 हो जाएगा। तो ये है हमारे वृत्ताकार वाले के कारण तीव्रता। ठीक है, यह है हमारा वृत्ताकार आवेशित वृत्ताकार वाले की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्ष पर बोले तो यहाँ पर ये इसका क्या है अक्ष है। चलिए इतना समझ आया, क्या है फॉर्मूला, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घात 3/2। चलिए मिटाया है, फिगर जो चलिए देखिए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो आपका वृत्ताकार वाला था। अब बात आती है किसकी अक्ष पर तीव्रता, यहाँ पर अधिकतम होगी न्यूनतम होगी, कहाँ पर होगी, ठीक है। इस वृत्ताकार वाले का तीव्रता कहाँ पर अधिकतम या न्यूनतम होगा ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आप पढ़े हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलन के प्रयोग की अगर बात करें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग की अगर बात करें, जिसके अक्ष पर तीव्रता कहाँ पर अधिकतम या न्यूनतम होगा ना,
उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना, अवकलन करेंगे, तब तो हमें पता चलेगा कि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर अधिकतम या न्यूनतम होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर सूत्र हमारा E = 1/4πε0 Q × x बटे में ना, Q × x बटे में r² प्लस x² 3/2 ना, r² प्लस x² 3/2। अगर यहाँ पर हम देखें तो जो ई का मान है निर्भर करेगा कहाँ पर, एक्स पर ना। ई क्या है बताओ, ये हमारा आश्रित चर है ना, आश्रित मतलब ये निर्भर है किस पर, एक्स पर। जब निर्भर है तो डिपेंड इसी पर करेगा ना कि कहाँ पर अधिकतम या न्यूनतम होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर। चलिए डी बटा डी एक्स = 1/4πε0 ना, क्यू बाहर होगा ना, तो यहाँ पर देखेंगे क्यू अगर बाहर होगा हमारा इतना, तो डी बटा डी एक्स हम कर देंगे क्या, r² प्लस x² घातीय 3/2 ना, इंटू क्या होगा, x होगा, क्योंकि इसी सापेक्ष में अवकलन करना है ना। चलिए अभी फलन देखिए अंश बटा हर में है ना, फलन हमारा अंश बटा हर में है। जब फलन हमारा अंश बटा हर में है तो अंश बटा हर का सूत्र लगेगा ना, अंश बटा हर का सूत्र जब लगेगा हमारा यहाँ पर अंश बटा हर का सूत्र, तो हम देख सकते हैं हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन ना, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, ये सूत्र लगता है। तो यहाँ पर देखेंगे डी बटा डी एक्स बराबर क्यू बटा 4πε0 हर का वर्ग, तो r² प्लस x² घातीय 3/2 का वर्ग हो जाएगा ना, हर का वर्ग ना, फिर हर इंटू अंश का अवकलन, अंश क्या है हमारा ये है, तो डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स, हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन माइनस हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश, अंश क्या है बताओ, अंश हमारा ये है, तो डी बटा डी एक्स इंटू एक्स ना, हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर हमारा का यहाँ है, तो डी बटा डी एक्स ना, डी बटा डी एक्स, तो क्या होगा अंश हर का अवकलन, तो डी बाई डी एक्स आप r² प्लस x², ठीक है। चलिए हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, ठीक है। चलिए इसका वर्ग हो जाएगा, तो डी बटा डी एक्स बराबर क्यू बटा 4πε0 ना, यहाँ पर देखिए ये बाहर है हमारा, यहाँ देखिए इसका वर्ग हो जाएगा, तो लिख देंगे r² प्लस x² का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि घात का घात में क्या होता है, गुणा होता है, तो ये नीचे ये ऊपर कट जाएगा ना। यहाँ पर देखिए r² प्लस x² का पावर 3/2 माइनस इंटू इसका वर्ग क्या हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, क्या हर का वर्ग हर इंटू अंश का वर्ग माइनस अंश। चलिए यहाँ पर x, यहाँ देखिए x पावर n का सूत्र लगेगा, इसको हम x मानेंगे, जब इसको हम x मानेंगे तो यहाँ x पावर n का सूत्र लगेगा, तो n x बोले तो यही n x पावर n माइनस 1 तो 3/2 माइनस 1। चलिए तो जिसको हमने x माना उसका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो r² 0 हो जाएगा और x² का 2x हो जाएगा। चलिए ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। चलिए तो d बटा डी एक्स बराबर q बटा 4πε0 ना, यहाँ पर देखिए r² प्लस x² की घातीय 3/2 माइनस इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x², यहाँ हो जाएगा r² प्लस x² की घात में 3/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए r² प्लस x² के पावर 3। चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 3/2 में से घट जाएगा 3/2 हो जाएगा। चलिए देखिए r² प्लस x² घात 3/2, तो यहाँ पर देखेंगे 1/2 कॉमन है, क्योंकि ये घात यहाँ पर 1.5 है और यहाँ पर घात आधा है,
अगर हम आधा घात अगर इसमें लेंगे तो मिल जाएगा, ये वाला मिलेगा, ये वाला मिलेगा ना, यहाँ पर एक बचेगा। तो देख सकते हैं आप डी बटा में डी एक्स बराबर क्यू बटा 4πε0। यहाँ पर देखिए अगर हम कॉमन अगर करें तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के घात में 1/2 कॉमन मिलेगा, और यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के घात 1 बचेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर यहाँ पर 1.5 घात है, आधा घात कॉमन हो जाएगा तो 1 घात बचेगा, और यहाँ पर ये पूरा कॉमन हो जाएगा तो -3x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के घात में 3/2। यहाँ तक तो आ रहा होगा। चलिए देखिए अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये घात हमारा क्या है 1/2 है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घात में 3/2 है। इतना नोट करिए। चलिए तो ऊपर मिटा जाए ना, चलिए 1/2 को अगर हम नीचे लाएंगे तो -1/2 होगा, तो 3/2 में से -1/2 घटेगा ना, तो नीचे जो हमारा बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वर्ग हो गया था ना, क्या मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर 3 था, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर घात में क्या है 3 है, तो 3 था। चलिए फिर अगर मैं 1/2 यानी 3 में से अगर आधा घटाएंगे तो 2.5 बचेगा, मतलब 5/2, तो यहाँ हो जाएगा डी बटा डी एक्स बराबर ना, ये देखो नीचे चला जाएगा तो क्यू बटा 4πε0 यहाँ बचेगा, और ऊपर जो होगा देखिए अगर मैं अगर कोष्टक को तोड़ूंगा तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में से 3x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घटेगा, तो आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर होगा, बटे में जो होगा हमारा ये नीचे जाएगा तो 1/2 में से 3 में से 1/2 माइनस होगा, तो ऊपर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घात में -5 प्लस में 5/2 हो जाएगा हर में, ठीक है। अब देखो अधिकतम अथवा न्यूनतम तीव्रता के लिए इसको मिटा जाए, यहाँ पर +5/2 हो गया ना, +5/2, तो अधिकतम अथवा न्यूनतम तीव्रता के लिए हम डी ई बटा डी एक्स को जीरो करेंगे ना, अधिकतम अथवा न्यूनतम के लिए अधिकतम अथवा न्यूनतम तीव्रता के लिए ना डी बटा डी एक्स इक्वल टू 0 ना, तो ये 0 हो जाएगा बराबर क्यू बटा 4πε0 आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 ना, यही होगा। अच्छा बताइए 0 क्या आवेश 0 हो सकता है क्या, बताओ, अगर आवेश 0 हो जाएगा तो तीव्रता होगा, बताओ, यानी आवेश 0 नहीं होगा, 4/0 भी 0 नहीं होगा ना, तो ये 0 नहीं होगा। अगर हम आर स्क्वायर माइनस 2 अगर हम इसको 0 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा ना, तो हम इसको 0 के बराबर हम केवल इसको ले सकते हैं। देखिए आवेश 0 नहीं, क्योंकि आवेश 0 होने पर तीव्रता 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 1/4πε0 का मान 0 होता है नहीं होता है ना, वो भी 0 नहीं हो सकता, और हम हर को भी 0 नहीं कर सकते। अगर मान लो अगर हम 0 करेंगे तो ये पूरी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी ना, तो केवल हम इसको 0 कर सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर को केवल 0 कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0, तो 75 करते हैं तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर ना। चलिए हम x का मान क्योंकि इसी पर निर्भर है तो हम x स्क्वायर बराबर लिखेंगे आर स्क्वायर बटा 2, अगर x बराबर लिखेंगे तो प्लस माइनस आर बटा कौड़ी में 2 आ जाएगा। अब निर्भर ये मतलब कि समस्या यहाँ पर यह है कि जो r का मान है वो प्लस माइनस आर बटा कौड़ी में 2 आया है ना। अब देखा जाए तो तीव्रता देखा जाए कि न्यूनतम होगी कि अधिकतम होगी, वैल्यू तो हमारा आ गया कि इसी जगह पर ना टोटल देखा जाए जो हमारी r है आर बटा कौड़ी में 2, वहां पर तीव्रता हमारा क्या होगा, वहां पर तीव्रता हमारा या तो अधिकतम होगा या तो न्यूनतम होगा, लेकिन क्या अधिकतम होगा क्या न्यूनतम होगा ये भी एक सवाल है ना, क्या अधिकतम होगा क्या न्यूनतम ये भी हमारा एक सवाल ही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पुनः देखा जाए तो हम इसका क्या करेंगे अवकलन करेंगे, पुनः इसका हम क्या करेंगे रिपीट अवकलन करेंगे, और वहां से पता चलेगा
कि हमारा जो वैल्यू है वो अधिकतम होगा कि न्यूनतम होगा ना, तीव्रता हमारा अधिकतम होगा कि न्यूनतम होगा। पुनः अवकलन करेंगे तो आर का मान यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं। आर बराबर हमारा है प्लस माइनस सॉरी एक्स बराबर हमारा है ना प्लस माइनस आर बटा कौड़ी में 2। ठीक है, चलिए इतना मिटाया जाए। चलिए अब देखिए पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या अवकलन करने पर पुनः यक्स के सापेक्ष तो d2e बटे में dx स्क्वायर ना d2e बटे में dx स्क्वायर तो हर का वर्ग होगा तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 5/2 का होल स्क्वायर हर का वर्ग फिर हर इंटू अंत का अवकलन ना हर का वर्ग हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन d बटा dx ऑफ आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश हमारा यही है आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन हर हमारा क्या है d बटा dx ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे d2e बटे में dx स्क्वायर यहाँ पर देखिएगा ये जो वर्ग है ये इसको क्या करेगा कैंसिल करेगा घात का घात में तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के घात में 5 ना यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 5/2 है। यहाँ पर अवकलन करेंगे तो क्या बताओ ये हमारा देखा जाए तो 0 होगा यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4x आ जाएगा। चलिए आगे माइनस आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका अवकलन हुआ यहाँ पर ये आएगा पुनः। अब देखिए इसका अवकलन तो 5/2 ना 5/2 इसका अवकलन क्या है बताओ इसका अवकलन 0 हो जाएगा और सॉरी यस पावर n तो n x पावर n x पावर n माइनस 1 तो n -1 जिसको हमने x माना ना जिसको हमने x माना उसका पुनः अवकलन करेंगे तो इंटू में क्या आ जाएगा बताओ इसका अवकलन 0 इसका अवकलन क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5/2 यहाँ पर है तो ये हर में 2 है ना ये 2 से ये वाला 2 हमारा कट जाएगा तो 5x मिल जाएगा ना हमें क्या मिल जाएगा 5x मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए d2e बटे में dx स्क्वायर बराबर यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 5/2 तो यहाँ पर देखेंगे हम माइनस में 4x आया है ना माइनस में 4x आया है। चलिए माइनस में 4x आया यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ना ये देखिए ये कट गया हमारा तो 5 गुणा x में तो यहाँ पर 5x मिल जाएगा और 5/2 में से अगर हम 1 घटाएंगे 5/2 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो क्या आएगा बताओ क्या आएगा 5/2 में से घटेगा तो यानी कि 2.5 में से घटेगा तो 1.5 बचेगा तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के घात में 3/2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 5। अब 3/2 कॉमन हो जाएगा ना यहाँ पर देखिए हम देखेंगे तो 3/2 दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। d2e बटे dx स्क्वायर तो 3/2 कॉमन करेंगे तो यहाँ जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के घात में 3/2 कॉमन यहाँ पर क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पर 1.5 हमने कॉमन कर लिया तो 2.5 था तो एक ही बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्योंकि 1 पावर बचेगा यहाँ पर ना यहाँ पर देखिए माइनस में 4x है
माइनस, यहाँ देखिए आर स्क्वायर माइनस 2x² ना, इंटू में क्या है बताओ 5x है, इंटू में क्या है 5x है। अब ये कॉमन हो गया पूरा पूरा, नीचे हमारा जो बचा वो क्या बचेगा बताओ r² प्लस x² की पावर में 5। अब देखिए ये 5 है 3/2, उसको नीचे लाएंगे ना। अच्छा 5 में से अगर हम देखा जाए तो 1.5 हटाएंगे कितना बचेगा 3.5, 3.5 बोले तो 7/2। अब ये बताइए यहाँ तक हुआ। अब हम ऊपर देखेंगे पुनः इसको, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिया करें। चलिए देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 5 में से अगर 1.5 घात घटेगा तो 3.5 में मतलब 7/2 ना, तो ये नीचे कैंसिल हो गया। अब ये देखिए -4x है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x को हम बाहर ले लेते हैं तो d2e बटे में dx² ना, तो d2e बटे में dx²। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम x को बाहर ले लेते हैं, जब x बाहर करेंगे तो -4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पर -4r² ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो -4x² हो जाएगा ना, -4x² भी हो जाएगा, देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे माइनस हमने x कॉमन के लिए 5 बचा, तो 5 का अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा 5 का अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इधर से माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा -5r² ना, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 10x²। ठीक है, इतना होगा, यह हमने बाहर कर लिया है। तो नीचे क्या बचेगा हमारा r² प्लस x² ना, पावर में 7/2 हो जाएगा। क्या जाएगा पावर में 7/2 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे तो -5r² ना, तो -4r², तो आ जाएगा हमारा d2e बटे में dx² बराबर यहाँ पर x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला -9r² हो जाएगा और ये इससे घट जाएगा तो +6x² आ जाएगा बटे में r² प्लस x² की पावर में 7/2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d2e बटे में dx² बराबर x बाहर है तो 6x² बटे में -9r² बटे में क्या जाएगा r² प्लस x² के बटे में और पावर में 7/2। तो x का मान क्या था हमारा +/r/2। अब यही वैल्यू रखकर यहाँ पर हम चेक करेंगे कि मान हमारा मैक्सिमम होगा का मिनिमम होगा। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम x का मान देखा जाए तो +r/2 रखेंगे तो d2e बटे dx² का जो वैल्यू होगा यही दर्शाएगा हमारा r/2। तो अगर r का मान r/2 प्लस रखते हैं तो 6 देखिए वर्ग हो जाएगा, तो r² बटे में यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा -9 इंटू यहाँ पर r का मान देखा जाए कितना r/2 में 2 है, तो आ जाएगा r/2 में 2 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर r/2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी वही चीज होगा r² प्लस, यहाँ पर अगर हम मान रखेंगे r/2 तो यहाँ पर आ जाएगा r²/2, यहाँ के पावर में क्या आएगा 7/2। यहाँ से ये देखेंगे कटेगा ना, क्या कटेगा तो 3 आ जाएगा। चलिए तो d2e बटे में क्या आएगा dx² r/2 में यहाँ पर देखिए 3r² माइनस ना 3r² माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4.5 अगर भाग देंगे, या तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं 3r² माइनस 9r² ना बटे में आ जाएगा r² प्लस, यहाँ पर देखिए r² प्लस r, यहाँ देखो 2r² प्लस r² यानी 3r² बटे में 2 की पावर में 7/2 आ जाएगा। इसको हल करेंगे यहाँ पर ना, यहाँ देखिए d2e बटे में dx² 2 3 6 ना r/2 में 2, यहाँ पर देखिए 2 3 6 6r² 9r² घटेगा तो -3r² बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा हमारा 3r² ना, क्या था 2r² में 4r² घटेंगे
और जोड़ेंगे तो 3r² आ जाएगा ना, पावर में क्या आ जाएगा 7/2। ये देखिए वैल्यू क्या आया, निगेटिव आया। देखिए कुछ भी यहाँ पर मान देखा जाए, अब ये निगेटिव हो गया तो निगेटिव ही रहेगा ना, पॉजिटिव होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वैल्यू हमारा क्या गया, निगेटिव आ जाएगा। जब हम द्वितीय बार अवकलन करने के बाद जब हम वैल्यू पुटअप करते हैं, किसी भी चर राशि का वैल्यू पुटअप करते हैं और पुटअप करने के बाद मान निगेटिव आ जाता है ना, यानी ऋणात्मक आ जाता है, तो फलन का जो मान होता है हम कहते हैं उच्चतम है। फलन का मान क्या कहते हैं, उच्चतम है ना। तो यहाँ पर तीव्रता, फलन के रूप में क्या होता है, तीव्रता है, तो यहाँ पर तीव्रता का वैल्यू जो होगा वो क्या आएगा, उच्चतम आएगा। क्या आएगा, उच्चतम आएगा। चलिए r बराबर -r/2 पुटअप करके आप देखिएगा, पुटअप कहाँ करना है, यही पुटअप करना है। आप वैल्यू पुटअप करके देखिएगा, जो मान आएगा आपका वो मान क्या आएगा, वो मान निगेटिव ही आएगा। कैसे, आइए समझते हैं। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, अब -r/2 यहाँ पर रखेंगे माइनस, अगर हम रखेंगे यहाँ पर देखिए तो इसका मान तो वर्ग के रूप प्लस हो जाएगा ना, और यहाँ पर r का मान -r/2 यहाँ रखेंगे, यहाँ भी प्लस हो जाएगा ना। तो हल करने पे ये वाला वैल्यू तो पूरा प्लस में आ जाएगा, लेकिन यहाँ वाला जो वैल्यू है वो क्या आएगा, वो निगेटिव है ही ना, तो वो तो निगेटिव कर ही देगा सबको। यहाँ पर रखेंगे वर्ग करने प्लस, यहाँ पर माइनस है, वैल्यू रखेंगे वर्ग होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस रखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ वाली वैल्यू जो निगेटिव है वो फलन को पूरा निगेटिव कर देगा, यानी कि हर हाल में जो फलन का मान आएगा उच्चतम आएगा ना। तो उसके r/2 वहां पर फलन का मान क्या आएगा, उच्चतम आएगा। उसके सेंटर पर ही ना, बिल्कुल उसके अक्ष पर ही r/2 जो त्रिज्या का मान होगा ना, वहीं पर उसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, उच्चतम आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छे ढंग से ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा ना, बिल्कुल अच्छे ढंग से आपको बताया गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल।